नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे नागराज और कालदूत। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी अरे, ये एकाएक अंधेरा कैसे छाता जा रहा है। और जैसे ही नागदंत ने आसमान की ओर देखा, अरे इतने विशालकाय बाज, ये तो मेरे ही तरफ आ रहे हैं। बाज तेजी से नागदंत पर झपटे, लेकिन वो जमीन पर लेटकर बच गया। शीघ्र ही खड़े होकर उसने पेड़ की मोटी सी टहनी उठा ली और ची ची। नागदंत बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहा था, किंतु तभी एक बाज पीछे से नागदंत पर झपटा और नागदंत को उठाकर हवा में उड़ चला। ओह महात्मन, नागदंत को तो बाज उठाकर ले गए हैं। और फिर नागराज कालदूत से विदा लेकर गुफा से बाहर आ गया। चलो बिसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मा कालदूत से हम बाद में मिलेंगे। और फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। अब दोनों समस्याओं का एक ही जगह हल मिलेगा। और जल्द ही दोनों खुले मैदान में आ गए। अब हमें बाजों के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही देर बाद लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था, वे आ गए, सांपों के दुश्मन। हाँ बिसर्पी, तैयार हो जाओ। अब हमें इनके सहारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी तरफ झपटे और एक बिसर्पी को पंजों में जकड़कर उड़ चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। और अगले ही पल नागराज की सर्पीली आंखें बाज की आंखें को भेदने लगी। अब तुम मेरे बस में हो। तुम वही करोगे जो मेरी मानसिक तरंगें तुम्हें निर्देश देंगी। नागराज का सम्मोहन चला और बाज नागराज का गुलाम हो गया। तभी नागराज बाज की आंखों में मानवी आंखें देखकर चौंक पड़ा। अरे, ये तो पहले ही किसी और के सम्मोहन में बंधा है। मुझे देखना होगा, कौन है वो। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका। अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी और कुछ ही देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा जा रहा था। मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्दी नागराज को वो बाज नजर आने लगा जो बिसर्पी को ले उड़ा था। अरे, वो तो उस द्वीप की तरफ उड़ रहा है। उधर वो बाज बिसर्पी को लेकर टापू की धरती की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल वो एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर मंडरा रहा था। और फिर मूर्ति की खुली हुई चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने बिसर्पी को उस बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वहीं एक पेड़ पर छिपा इस दृश्य को देख रहा था। ओह, ये क्या भला है। ना जाने इस मूर्ति के गर्भ में क्या है और बिसर्पी किस हाल में होगी। दिन में इन आदमियों को छोड़ना ठीक नहीं होगा। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं होगा। पहले देखता हूँ कि बिसर्पी को छोड़कर ये बाज कहाँ जाते हैं। और अगले ही पल वो पुनः बाज के पंजों में जकड़ा उड़ चला। ओह, इतने सारे बाज और ये गैंडा, ये जरूर इनका प्रशिक्षक होगा। नागराज एक पेड़ पर छोड़कर नागराज को एक पेड़ पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। ओह, अंतिम बाज साहुल भी आ पहुंचा। इसका मतलब आज दो बाज मारे गए। और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली के जाने के बाद हूँ, तो मुझे इन बाजों को खत्म करना है, किंतु कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधी। वाह, अगर मैं इनके पीने के पानी में विष मिला दूं तो ये सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। है तो ये अमानवीय कार्य ही, किंतु इतनी बड़ी नाग जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि लेनी ही पड़ेगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाते हुए उस पर हमला कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खूंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। उफ, मेरे इनके शोर मचाने से इनका प्रशिक्षक सतर्क हो जाएगा। बाज अपनी चोंचों एवं पंजों से उस पर हमला करने लगे। उफ, मुझे अपनी आंखें इनके प्रहारों से बचानी होगी। बाजों पर घातक प्रहार को मुस्कुराकर सहते हुए आखिर नागराज ने पानी को अपने फुंकार से विषैला कर ही दिया।
किंतु तभी तड़ाक, ये था बाजों का प्रशिक्षक बाजुली, जो बाजों का शोर सुनकर वहां आ गया था। कौन है रे दुष्ट, बाजली के बाजों को मारने आया है? इन शैतान को तैयार करने वाले शैतान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। और फिर वो पिछड़ा एक अखाड़ा बन गया, जिसमें एक तरफ नागराज था तो दूसरी तरफ 51 पहलवान। सावधान बाजली। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजली उछला और धड़ाम। फिर बाजली फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को साथ ही बाजों का भी सामना करना पड़ रहा था। फुस। टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजों को भी मार रहा था। कड़ाक, क्विक। नागराज का फंदा बाजों की जान बहुत आसानी से ले लेता था। अब की बार नागराज ने एक तीर से दो शिकार का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बाजली को उठाकर बाजों के झुंड पर उछाल दिया और क्विक क्विक, बाजली के भीमकाय शरीर के नीचे दबकर एक दो वहीं धराशायी हो गए। चमत्कारी शक्तियों का मालिक बाजली अब क्रोध से कांप उठा। अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप नागराज उछलकर दूर जा पड़ा। कड़ाक। उफ, ये तो बहुत खतरनाक है। और अगले कुछ ही जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेदम कर दिया। हाय। उफ। नहीं नहीं नहीं, क्यों? ले, अब मर इस घातक शक्ति से। कितना घातक था वो बार, बाज की आवाज़ भी ना निकल पाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वो खड़ा ना रह सका। बचा लिया तुझे इस बाज ने बेटा, पर अब नहीं बचेगा। उफ, लगता है बचूंगा नहीं। दिमाग से काम लेना होगा। बाजली उसकी तरफ बढ़ा। बाजली ने नागराज को बाहों में कसकर जैसे ही उसे पलटा, फुस, नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया। नागराज का ये अचूक वार बाजुली को महंगा पड़ा। आह! वो चकरा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हुआ। मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नागों की मौत के दूत बाज नागराज की विषैली फुंकार का सामना ना कर पाए। उफ, ये दोनों आखिरी हैं। नहीं नहीं, ये तूने क्या किया? मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए पाले हुए मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। फिर किंतु अब नागराज ने बाजली को संभलने का मौका नहीं दिया। वो उछलकर बाजली के सीने पर सवार हो गया और जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए उसने अपने पैर नहीं हटाए। मरते वक्त ये जान ले दोस्त कि मैं नागराज हूँ और तूने अपनी मेहनत गलत काम में लगाई, इसलिए तेरी जिंदगी के साथ वो भी व्यर्थ हुई। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मार मार विजयी होकर बाहर निकल आया। ओह, रात घिर आई है। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उसे काम भी तो बहुत थे। चलो, बाजों का संकट तो हमेशा के लिए टला, पर अब मुझे विसर्पी नागदंत एवं अन्य नागों को ढूंढना है। कुछ देर बाद, अरे, ये तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया, किंतु ये चमक कैसी? यहाँ तो कोई जहाज है और कबीले वाले भी मसाल लिए यहाँ खड़े इशारे कर रहे हैं। रॉकी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुंचो। और जल्द ही रॉकी का स्टीमर द्वीप के किनारे आ लगा। आओ रॉकी साहब, जाओ। इस बार तो बहुत माल है आपके लिए। हम भी तो माल लाए हैं तुम्हारे सरदार कंगालू। हम भी तो माल लाए हैं तुम्हारा सरदार कंगालू। नागराज हैरान था यह सब देखकर। ये तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम? पीछा करके देखता हूँ। एक सुनसान स्थान पर वे सब ठिठक गए। राकी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबत आ गई है। आपको हमारा मेहनताना बढ़ाना होगा। ज़रूर, मैं बहुत से बात करूँगा। एक आदिवासी ने बढ़कर जमीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। चलिए राकी साहब, आपको अपना माल दिखा दें। और नागराज के देखते देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। अरे, ये तो सब अंदर उतर गए।
फिर नागराज भी उसमें उतर ही गया। कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है, इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद। और ये दृश्य देखकर तो दंग रह गया नागराज। ये देखिए राकी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े हैं इस महीने हमारे बाजों ने। आप अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, चाहे तो इनकी खाल बेचें, चाहे बीस, चाहे तो ऐसे ही बेच दें इन्हें। नागमणि द्वीप के सैकड़ों नाग वहाँ शीशे के बॉक्सों में कैद थे। उफ, तो ये लोग पोचर्स हैं, सांपों की खाल बेचने वाले। किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। अरे ये क्या, कंगालू सरदार, पेटी में आदमी। हाँ राकी साहब, शायद ये इच्छाधारी नाग है, हमने इसे इसलिए आज़ाद नहीं किया और ये आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जो उसमें बोल पड़ा, राकी साहब मुझे पता है ये कौन है, ये नागराज है। नागराज अपराधियों का काल। बॉस इसे देखकर बहुत खुश होंगे रॉकी साहब। नागराज, अच्छा, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार। ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वे पेटियां बाहर निकाली जाने लगी। राकी साहब, अगली बार हमारा ध्यान रखिएगा। ज़रूर। परंतु अगली बार शायद आनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते आदिवासियों के सामने सांपों की एक दीवार खड़ी थी। हाय, इतने सांप, ये बाहर कैसे आ गए? डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन से कईयों के हाथों से तो शीशे की पेटियां ही छूटकर जमीन पर बिखर गई। आज नहीं छोड़ेंगे ये, वर्षों का बदला लेंगे हमसे ये आज। और फिर शुरू हुई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की। जबकि नागराज और नागकुमारी बिसर्पी, देखते देखते नाग नाग ने मानवी का रूप धारण कर लिया। नागराज, तुम यहाँ अलग खड़े हो? अरे तुम तो बहुत घायल हो। हाँ नागकुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा, मैं राखी पर नजर रखे हुए हूँ, जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर चलो, जल्दी चलो सब, गड़बड़ हो गया लगता है। पर इसे तो हम बचा कर ले जाएंगे सीप में, लेकिन नहीं। रुक जाओ राकी साहब, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। चौंक उठा राकी, फिर भी उसने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। हाय, एक और नागराज, तड़ 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 तड़। किंतु उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाला नागराज का प्रचंड गुस्सा उसे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नागराज पर झपटे। खचाक, दोनों ने भाले नागराज के जिस्म में पेवस्त कर दिए, किंतु नागराज के वार वो भी ना सह पाए। धड़ाक, नागकुमारी बिसर्पी ने दौड़कर वो भाले नागराज के पेट से बाहर खींच दिए। ओह नागराज, ये क्या? कुछ नहीं बिसर्पी, मुझे इन घावों से कुछ नहीं होता, मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। राकी राकी ने मौका देखकर गन सीधी की और नागराज ने बिसर्पी को धक्का देकर बचा ही तो लिया उसकी जानलेवा गोलियों की बौछार से। तड़ 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 तड़, हट जाओ बिसर्पी, हट जाओ। पलक झपकते ही नागराज पलटा और नागराज के शरीर में वास करने वाले नागानंद एवं नागनाथ ने अगले ही पल रॉकी के प्राण ले लिए। तभी वातावरण स्टीमर की इंजन की आवाज़ से गूंज उठा। ओह, ये स्टीमर में कौन भागा? नागदंत। अरे नागदंत कहाँ गायब हो गया? लगता है वो भाग गया नागराज। और उसके देखते ही देखते स्टीमर दूर होता चला गया। आओ बिसर्पी, पहले हमें इस द्वीप के सरदार से मिलने चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज एवं नागकुमारी बिसर्पी सरदार कंगालू की बस्ती में पहुंचे, जहां नागमानों ने कंगालू को कैदी बना लिया था। आओ नाग सम्राट नागराज, राज सिंहासन ग्रहण करो। नागराज सिंहासन पर बैठ गया। सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उनके प्रशिक्षक बाजली को समाप्त कर दिया। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से ऐसा कोई भी घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान कह सुनाई। सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले एवं और भी बहुत सी चीज़ें देंगे। बदले में तुम्हें हमें सांप देने होंगे, और सैकड़ों हजारों सांप। फिर उनके बताए तरीके से हमने तुम्हारे द्वीप से सांप पकड़े। चोंच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे आ जाता और वहां रखी पेटी में गिरता, जिसे हमारे आदमी बंद कर देते।
सरदार कंगालू, क्या तुम्हें पता है कि ये शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते थे? नहीं नागराज, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने राकी से सुना था कि इनका बॉस कुवैत का एक शेख यूसुफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जानवरों का व्यापार चलता है। ओह। फिर वो रात वहाँ गुजार कर नागराज, नागकुमारी एवं अन्य नागमानव अगले दिन अपने द्वीप पर लौट चले। नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमणि द्वीपवासियों को अपना ऋणी बना लिया है। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़ी की तरह बज रहे थे, यूसुफ बिन अली खान और नागदंत। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।